Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग जो वांगजी के लिए मॉर्निंग की कॉफ़ी लेके आया था, पर वांगजी के इरादे विंग को लेकर कुछ अलग ही थे। इसलिए कॉफ़ी को अवॉइड करके वांगजी ने सीधा विंग को ही पकड़ लिया था। वही विंग जो वांगजी की बाहों में झटपटा रहा था और उसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। पर हमारा नॉटी बॉस लान वांगजी ऐसा कहाँ होने देने वाला था। वो विंग की तरफ देख रहा था और उसकी बॉडी पर अपनी पकड़ को और भी ज़्यादा कस रहा था। वैसे तो कभी कभी वांगजी को खुद पर ही गुस्सा आता है कि वो क्यों विंग के साथ ऐसी हरकतें करता है, जबकि ये हरकतें विंग को पसंद नहीं है, पर वो कर भी क्या सकता है। अब ये हरकतें वो बाहर वालों के साथ करेगा तो सामने वाला तो एक्सेप्ट कर लेगा, पर वांगजी वो तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और जिस इंसान के साथ वांगजी ये हरकतें करना चाहता है, वो इंसान तो वांगजी से सिर्फ तंग आता है। और जैसा अब विंग के फेस पर गुस्सा है, वैसा ही गुस्सा वांगजी को हर वक्त देखने को मिलता है और सहने को भी। पर फिर भी वांगजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जैसे आज भी उसने विंग को अपने करीब लाने के लिए फिर से विंग को तंग करना स्टार्ट कर दिया। वांगजी जिसके दोनों हाथ विंग के वेस्ट के अराउंड थे, वो जब देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा झटपटा रहा है, वो एक हाथ से विंग के वेस्ट पर अपनी पकड़ को टाइट करता है और दूसरे हाथ से जो उसका विंग की वेस्ट पर था उसे हटाते हुए विंग की चिन पर लाता है और विंग की चिन को थोड़ा सा अप करते हुए विंग को फोर्स करता है कि वो वांगजी की आंखों में देख सके। वो दोनों भी जब एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, तब वांगजी तो एक पल के लिए उन डीप ओशन आइज में खो चुका था, पर विंग जिसने अभी भी अपनी स्ट्रगल को बंद नहीं किया था, उस वजह से वांगजी भी उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाया। इस बात से वांगजी को थोड़ा बुरा लगा, थोड़ा गुस्सा भी आया, पर वो कर ही क्या सकता है, क्योंकि वो भी जानता है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हमेशा विंग को फोर्स करता रहता है। पर ये फोर्स करने के लिए विंग ही तो उसे मजबूर करता है। अगर एक बार विंग वांगजी की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर ले तो वांगजी दुनिया की सारी खुशियाँ विंग के कदमों में रख दे, पर विंग मानता ही नहीं। खैर, वांगजी विंग के चिन को अप करके उसकी आइज में देखता है और विंग को शांत करने के लिए उसकी वेस्ट के अराउंड अपनी पकड़ को और भी हार्डली टाइट कर देता है, जिससे विंग थोड़ा शांत हो जाए और स्ट्रगल करना बंद कर दे। विंग जिसे अपने वेस्ट के अराउंड बहुत ज़्यादा अब दर्द होने लगा था, क्योंकि वांगजी की पकड़ पल पल टाइट हो रही थी, इसीलिए वो वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, बॉस लीव मी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। वांगजी एक डीप ब्रेथ लेता है और विंग की तरफ नॉटीली देखते हुए कहता है, वही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें ये सब पसंद कब आएगा? प्रॉब्लम क्या है विंग? देखो ना यार, मैं कितना ज़्यादा परफेक्ट हूँ। मेरे पास एक हैंडसम फेस है, मस्कुलर बॉडी है, इतना सारा पैसा है। अरे लड़कियां नहीं, लड़के भी मुझसे शादी करने के लिए मरते हैं, पर एक तुम हो जो पिघलते ही नहीं। विंग जो इन सब बातों को आज पहली बार तो सुन नहीं रहा, हमेशा वो वांगजी से यही सब सुनता है। वो वांगजी को गुस्से से देखते हुए कहता है, बॉस एक बात बताओ, आप हमेशा थकते नहीं हो अपने मुंह से अपनी तारीफ करते करते? और आपने कहा ना कि आपके लिए लड़कियां तो क्या लड़के भी रेडी है, तो उन लोगों के पास जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? तंग आ चुका हूँ आपसे। समझ नहीं आता वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब यहाँ वर्क करने में लगा था। वांगजी जब विंग के मुंह से ये सब सुनता है, ऑब्वियसली उसे बुरा लगता है। विंग कोई आज तो ये बातें बोल नहीं रहा, पर फिर भी हमेशा जब भी विंग उसके बारे में ये सब बोलता है ना, सच में वांगजी को उतना ही दर्द होता है जितना दर्द शायद एक लड़के या लड़की को तब होता होगा जब कई सालों का रिलेशनशिप ब्रोक होता होगा, जिस वजह से उस पेन को फील करके वांगजी विंग के वेस्ट के अराउंड अपनी जो ग्रिप थी उसे लूज कर देता है। इसी बात का फायदा उठाकर विंग वांगजी को बैक पुश करता है और
वांगजी की तरफ गुस्से से एक नज़र घूरता है, पर उसे अपना काम भी तो करना होगा ना, क्योंकि सैलरी तो उसे उसी बात की मिलती है। इसीलिए वो वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, जल्दी से ब्रेकफास्ट कीजिए। वैसे भी सिचैन सर ने बताया मुझे कि आपने आज कुछ खाया नहीं है, तो बेटर होगा कि जल्दी से ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाइए, क्योंकि 1 घंटे बाद आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ऑलरेडी मैंने आपका ब्रेकफास्ट ऑर्डर करवा दिया है, कुछ ही देर बाद वो यहाँ आ जाएगा, तो उसे इंजॉय कीजिएगा। इतना बोलकर विंग वहाँ से जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी वांगजी उसे रोक देता है उसका नाम लेकर। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और पीछे मुड़कर देखता है। वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे भूख नहीं है तो रहने दो, मीटिंग 1 घंटे में है ना, तो फिलहाल मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मेक श्योर करना कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब न करे। इतना बोलकर वो पलटकर फिर से अपनी चेयर की तरफ चला जाता है और उस चेयर पर बैठ जाता है। जैसे ही ये बात विंग सुनता है, वो एक डीप ब्रीथ लेता है। वो जानता है वांगजी कभी भी नहीं सुधर सकता, इसीलिए वो पलटता है। बाहर जो एक एम्प्लॉय ऑलरेडी वांगजी का ब्रेकफास्ट लेकर खड़ी थी, क्योंकि विंग के अलावा किसी को भी डायरेक्टली वांगजी के केबिन में आने की परमिशन नहीं है। इनफैक्ट किसी को है ही नहीं। वांगजी अपने केबिन में सिवाय अपनी फैमिली के और बहुत इम्पोर्टेंट लोगों के किसी को भी अलाउ नहीं करता। इवन जब क्लीनर भी वांगजी का केबिन क्लीन करते हो, तब वांगजी फर्स्ट उस केबिन में नहीं रहता और सेकंड सारा केबिन विंग के ऑब्जर्वेशन में ही क्लीन होता है, क्योंकि वांगजी को अपने आसपास ज़्यादा फालतू लोगों को देखने की आदत नहीं है, जिस वजह से वो एम्प्लॉय भी वांगजी का ब्रेकफास्ट लेकर बाहर खड़ी थी, ताकि विंग बाहर आए और उस ब्रेकफास्ट को पिक करके अंदर लेके जाए। विंग उसके हाथ में जो ब्रेकफास्ट था उसे ले लेता है और उसे जाने के लिए बोल देता है। वो खुद कैबिन के अंदर आता है और वांगजी की तरफ देखता है, जो एक फाइल में कुछ वर्क कर रहा था। विंग उस ब्रेकफास्ट को उठाता है और वांगजी के सामने रख देता है। वांगजी एक नज़र उस ब्रेकफास्ट की तरफ, दूसरी नज़र विंग के हाथों की तरफ, तीसरी नज़र विंग की तरफ देखता है और चौथी नज़र वो अपने फाइल में डालते हुए कहता है, तुमसे कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना, तो जाओ यहाँ से। विंग जो जानता है कि वांगजी के यही सारे नखरे होते हैं, वो उस ब्रेकफास्ट को टेबल पर रख देता है और वांगजी के चेयर के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वो सीधा वांगजी की चेयर को पीछे से पकड़ता है और उसे मूव करने लगता है। ऑब्वियसली वो ऑफिस चेयर थी, तो उसमें व्हील्स लगे हुए थे, जिससे वो आसानी से मूव हो रही थी। विंग उस चेयर को सीधा टेबल से अलग उसके साइड से होते हुए सीधा ऑफिस में बने एक छोटे से सर्कल टेबल की तरफ लेके जाता है और उसके सामने उस चेयर को छोड़ देता है। वांगजी जो विंग पर गुस्सा होने ही वाला था, पर विंग उसे चांस ही नहीं देता और पलट के वांगजी के डेस्क की तरफ जाता है, जहां वो अभी अभी वर्क कर रहा था और जहां उस पर विंग ने फूड रखा हुआ था। विंग उस फूड की ट्रे को लेता है और वांगजी के सामने उस राउंड टेबल पर रख देता है। वांगजी जो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, तभी विंग उस टेबल के दोनों साइड पे हाथ रखता है और उस टेबल पर थोड़ा सा झुकते हुए वांगजी की आंखों में देखता है और गुस्से से कहता है, बॉस बच्चे जैसा बिहेव करना बंद कीजिए। मैं कोई आपकी मम्मा नहीं हूँ जो अपने हाथों से आपको फीडिंग कराऊंगा। चुपचाप खाना फिनिश कीजिए और मीटिंग के लिए रेडी हो जाइए। जब वांगजी देखता है कि विंग उसके थोड़े से करीब आ चुका है, उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, जिस स्माइल को विंग नोटिस कर लेता है। वांगजी अपनी नॉटी अंदाज में विंग से कहता है, ओ तो मेरे पीए को मेरा ख्याल रखना है, पर डायरेक्टली तो वो दिखा नहीं सकता, इसीलिए इनडायरेक्टली एक लवर की तरह डांट रहा है। विंग जो सच में इरिटेट हो चुका है। वांगजी एक कोल्ड हार्टेड बीस्ट, पर विंग के सामने वो अपने एक्सप्रेशंस ऐसे चेंज करता है
जैसे ये उसका हमेशा का काम हो और नॉर्मल लोगों के सामने या यूं कहा जाए दुनिया के सामने वांग जी के फेस पर एक एक्सप्रेशन नहीं होता। पर विंग से पूछ ले कोई कि वांग जी के फेस पर कितने सारे इमोशंस होते हैं। सच में दुनिया को जो सच लगता है असल में वो कभी सच होता ही नहीं। और विंग ये बात वांग जी को देखकर बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है, क्योंकि अभी एक पल पहले वांग जी गुस्सा था और दूसरे ही पल वो फिर से विंग के साथ फ्लर्ट करने लगा। विंग वांग जी की तरफ फिर से गुस्से से देखते हुए कहता है, आई सेड फिनिश यूर फूड। इतना बोलकर वो जाने ही वाला था, तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वही रोक देता है। विंग एक नज़र अपने हाथ पर डालता है और दूसरी नज़र वांग जी पर, जिसके फेस पर एक नॉटी सी स्माइल थी। वांग जी अपने 32 के 32 दांत दिखाते हुए विंग से कहता है, प्लीज खिला दो ना, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ से मैंने खाना नहीं खाया। विंग आई रोल करता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि मैं आपकी ममा नहीं हूँ जो आपको हाथ से खिलाऊंगा। इतना सुनते ही वांग जी तुरंत जवाब देता है, ममा तुम बनना भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी मम्मा थोड़ी बनाना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारा डैडी बनना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो एक कनिंग सी स्माइल करता है। विंग जो सच में बहुत परेशान है, वो अपने हाथ को फोर्सफुली छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वांग जी जो एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर मैन है और विंग उसके सामने ज़्यादा फोर्स भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि कितना भी हो, कितना भी अनोइंग हो, कितना भी इरिटेटिंग हो, पर ये है तो उसका बॉस और इस कंपनी का ओनर, तो विंग अब अपने बॉस को ही घायल नहीं कर सकता। इसी वजह से वो जस्ट अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उसके हाथ की जो पकड़ थी उसे और भी ज़्यादा टाइट कर रहा था और विंग की तरफ एक क्रिपी स्माइल दे रहा था। जब बहुत देर तक भी विंग अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता और फाइनली अब उसके हाथ में दर्द होने लगा था, क्योंकि वांग जी की ग्रिप उसके हाथ पे बहुत टाइट थी और वो लगातार पीछे की तरफ खींच रहा था, जिससे सच में उसके हाथ में दर्द होने लगा था। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर आप चाहते क्या हो? वांग जी तुरंत क्यूट सा पपी सा फेस बनाते हुए कहता है, बस मैं चाहता हूँ कि मेरा ल, पर इसका आगे का वर्ड वांग जी कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि विंग उसे घूर के देख रहा था। तो वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ओके फाइन, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये ब्यूटीफुल एम्प्लॉय मुझे फीडिंग करवाए, वो भी अपने इन सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से। विंग आई रोल करता है और बहुत अनोइंगली कहता है, ओके अब हाथ छोड़ोगे मेरा? वांग जी तुरंत बोलता है, पिछली बार भी यही ट्रिक यूज की थी कि खिला देता हूँ, हाथ छोड़ो, और यहाँ से भाग गए थे। इस बार नहीं जाने दूंगा, खिलाना तो पड़ेगा तो उस हाथ से खिलाओ। वैसे भी मैंने तुम्हारा लेफ्ट हाथ पकड़ के रखा है और तुम मुझे राइट हैंड से खाना खिला सकते हो। विंग जो सच में एक पल के लिए भूल गया था कि वो कोई भी ट्रिक वांग जी के ऊपर दोबारा प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि वांग जी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा होशियार है। वो बहुत अच्छी तरीके से विंग की फर्स्ट ट्रिक को ही पकड़ लेता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही विंग उस ट्रिक को यूज कर पाता है। सेकेंड अटेम्प्ट वांग जी होने ही नहीं देता। जैसे इस बार वांग जी ने तुरंत मना कर दिया हाथ छोड़ने के लिए, क्योंकि पिछली बार विंग बेवकूफ बना के भाग जो चुका था, पर इस बार नहीं जाने देगा। इसलिए वो एक डीप ब्रेथ लेता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस एटलीस्ट मुझे बैठने के लिए चेयर तो लेने दीजिए। वांग जी तुरंत अपनी लैब की तरफ अपनी आईज से इशारा करते हुए देखता है और विंग की तरफ दूसरी नज़र डालता है और तुरंत कहता है, वैसे इससे ज़्यादा अच्छी प्लेस और कहाँ मिलेगी? सोचो ना, तुम मेरे लैब में बैठे हुए होंगे और मुझे अपने हाथों से प्यार से, नहीं नहीं, इतनी अच्छी मेरी किस्मत नहीं है फिलहाल, गुस्से से ही सही पर खाना खिलाओगे। सच में वो कितना खूबसूरत। पर तुरंत विंग बोलता है, बकवास,
वो सिर्फ बकवास ड्रीम होगा, क्योंकि रियलिटी तो वो हो नहीं सकती। वांग जी आई रोल करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, खिलाओगे या नहीं? वैसे भी 1 घंटे में से 20 मिनट तुम मुझसे लड़ने में गवा चुके हो, अब बचे 40 मिनट। अब इन 40 मिनट पे भी हम खाने के लिए लड़ेंगे ही, तो मीटिंग की प्रिपरेशन कैसे होगी? तो माय PA, अपने वर्क पर फोकस करो, जल्दी से मुझे खिलाओ और बाद में अपने मीटिंग की प्रिपरेशन करो, चलो जल्दी। विंग, जिसके पास कोई चांस नहीं था, वो नोट करता है और वैसे ही खड़े होकर वांग जी को खिलाना स्टार्ट कर देता है। विंग, जिसे ऑब्वियसली वांग जी की पसंद नापसंद हर कुछ पता है, वो वांग जी को उसके पसंद के मुताबिक ही फूड खिला रहा था। वैसे उसने ऑर्डर भी उसी तरीके से किया था, पर उसमें से भी जो चीज़ें वांग जी को नहीं पसंद, विंग उसे अलग निकाल रहा था। वैसे तो विंग वांग जी के हरकतों से कितना भी अनॉय, कितना भी इरिटेटेड और कितना भी फ्रस्ट्रेट हो जाए, पर वो वांग जी का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखता है। हाँ, वो कभी कभी वांग जी को तंग करने के लिए कुछ उल्टी हरकतें कर देता है, पर ऐसा बहुत कम होता है। विंग जानता है कि वांग जी को ज़्यादातर फूड से प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो वांग जी के फूड का और वांग जी के हेल्थ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता है, ताकि वांग जी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक ये भी बात है जो वांग जी को विंग की तरफ अट्रैक्ट करती है कि इतना तंग करने के बाद भी विंग वांग जी का ख्याल रखना नहीं भूलता। अगर एक आधा पर्सन होता तो वो वांग जी की ही अच्छी खासी खटिया खड़ी कर देता, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि वांग जी का हर चीज़ विंग मेंटेन करता है, और अगर विंग उन चीज़ों में गड़बड़ी कर दे तो वांग जी की लाइफ एक दिन के लिए ही सही पर बहुत मैस हो जाएगी, और उस मैस की वजह से जो बाकी मैस फैलेगा वो अलग। पर विंग जो सब कुछ सहता है पर ऐसी गलतियां नहीं करता जिससे वांग जी को, लैंड कॉरपोरेशन को या वांग जी की फैमिली को, वांग जी की हेल्थ को और किसी भी और चीज़ को इफेक्ट हो। वांग जी को विंग गुस्से से खाना खिला रहा था, पर वो वांग जी को बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसे ही करीबन 10 मिनट बाद विंग का वांग जी को खिलाना और वांग जी का विंग के हाथों से खाना खत्म हो जाता है। विंग छोटे बच्चे की तरह वांग जी के फेस को टिश्यू से क्लीन करता है, उसे पानी पिलाता है और बाद में वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस अब शांति से मीटिंग की प्रिपरेशन कीजिए और अब मुझे बुलाने की गलती मत करना, वरना मैं आपकी। इतना ही बोलना था कि वांग जी विंग की आंखों से ही समझ चुका था कि अब वांग जी को विंग सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर चुका है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, बस एक लास्ट काम, जैसे वहाँ से खींच के ये चेयर यहाँ लाए हो ना, वैसे ही यहाँ से खींच के ये चेयर वहाँ रख दो और मेरे सामने फाइल दे दो। बाद में तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं वादा करता हूँ आधा घंटे तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं करूँगा, पर आधे घंटे बाद तुम्हें फिर से यही आना ही होगा। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वो फिर से वांग जी की चेयर को पकड़ता है, उसे पुश करते हुए वांग जी के मेन टेबल की तरफ लाता है और उस फाइल को रख देता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। आधे घंटे बाद वांग जी की मीटिंग जहाँ थी वहाँ वो पहुँच जाते हैं। अच्छी तरीके से मीटिंग कंप्लीट करने के बाद वांग जी और विंग वापस ऑफिस में आ जाते हैं और फिर से उनका डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है। मतलब वही सारा वर्क्स करना, फाइल्स रीड करना, उन पर अच्छी तरीके से स्टडी करना, एनालाइज करना, सब कुछ संभालना, जिसमें वांग जी की हेल्प विंग अच्छी तरीके से कर रहा था। एक टेंशन भरे दिन के बाद फाइनली नाइट के 8 PM हो चुके थे, पर अभी भी वांग जी और विंग ऑफिस में ही थे। वैसे तो उनका वर्क खत्म हो चुका था, पर उन्हें अभी निकलने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और दूसरी नज़र अपनी रिस्ट वॉच पर डालते हुए कहता है, वैसे ऑलरेडी तुम आज भी लेट हो चुके हो, तो क्यों ना डिनर साथ में। पर विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, एक बात बताना, पिछले 5 सालों से तुम एक ही इंसान का फेस देख रहे हो। अगर अनदर बॉस होता तो तंग आ चुका होता, तुम्हें बोर नहीं होता? हमेशा आप मेरे पीछे पड़े रहते हो।
आखिर मुझ में ऐसा है क्या? ये बात मैं जानना चाहता हूँ, बहुत डेस्परेटली जानना चाहता हूँ कि मैं द ग्रेट बिजनेस टाइकून लान वांगजी को अक्सर मना करता हूँ, पर आप जो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा एलिगेंट, एरोगेंट, रूड, कोल्ड हार्टेड पर्सन है, वो मेरे सामने इतने बेशरम, शेमलेस और बदतमीज बन कैसे जाते हैं? वैसे देखा जाए तो जितनी बेइज्जती मैं आपकी करता हूँ उतना इस ऑफिस में तो क्या इस दुनिया में कोई नहीं करता होगा। फिर भी मुझे फायर करने की जगह अपने लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस पर रखा हुआ है। आखिर क्यों? वांग जी, जो अभी तक विंग का ये सवाल बहुत होता है ना, इंटरेस्टली सुन रहा था, क्योंकि एक तरह से विंग जहाँ वांग जी की अच्छी तरीके से इज्जत कर रहा था, वही दूसरी तरफ बहुत अच्छी तरीके से उसी इज्जत को उछाल भी रहा था। वो जब लास्ट का क्यू वर्ड सुनता है तब वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, ओ तो जवाब चाहिए, इधर आओ देता हूँ। विंग जो जानता है कि वांग जी क्या करने वाला है, वो वांग जी को तुरंत ना कहते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, जानना ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको जवाब नहीं देना, बस आपको मेरे साथ। इतना बोलकर विंग आई रोल करता है। वांग जी जो विंग की आगे की बात समझ चुका था, वो खुद अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और विंग की तरफ आने लगता है। विंग जो पीछे की तरफ कदम ले रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वांग जी क्या करना चाहता है, पर फिर भी वांग जी विंग को पकड़ ही लेता है और उसके फेस के करीब जाते हुए वो विंग को डीपली ऑब्जर्व कर रहा था। पर विंग जो अपनी आईज को टाइटली क्लोज कर चुका था, क्योंकि कई बार वांग जी ने विंग को डायरेक्टली या अनएक्सपेक्टेडली पैक भी किया है, वो भी लिप्स पर, जिसकी विंग ने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की थी। वैसे वक्त पे तो विंग को लगा था कि वांग जी आज भी वैसा ही कुछ करेगा, पर फॉर अ चेंज वांग जी विंग के चीक पर हल्के से अपने लिप्स से पैक करता है और उसके ईयर्स में डीपली और हस्की वॉइस में कहता है, सबके सामने रूड, एरोगेंट, हार्टलेस, कोल्ड हार्टेड बन के घूमता हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए फीलिंग नहीं है ना। पर तुम इकलौते ऐसे हो जो मेरी दिल की घंटियां नहीं, घंटा बजाते हो। मेरी पूरी बॉडी में तुम्हें देखकर ऐसी आग लगती है ना विंग, कि उसे मैं डेस्परेटली पिछले 5 सालों से कंट्रोल कर रहा हूँ। अब मैं जानता हूँ कि तुम थोड़ी देर बाद कहोगी कि ये फिजिकल नीड्स है, आप मेरे साथ सिर्फ वो सब करना चाहते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक बार मुझे हाँ कह के तो देखो, वादा करता हूँ दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, वो भी तुम्हें छुए बिना। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, वो भी डेस्परेटली, पर उसमें तुम्हारी बॉडी ही इंक्लूड नहीं होती, तुम्हारी सोल, तुम्हारा ये हार्ट, और फिर कहीं जाकर तुम्हारी बॉडी को मैं हासिल करना चाहता हूँ, पर पता नहीं वो दिन कब आएगा। इतना बोलकर वांग जी विंग को छोड़ देता है। वही विंग जो वांग जी की इन सारी बातों को सुनता तो है, पर उस पर 1% भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हो सकता है कोई और इन बातों पर ब्लश कर दे, पर विंग बिल्कुल नहीं। उसके ना फेशियल एक्सप्रेशंस बदले थे और ना ही उसकी बॉडी पर कोई असर दिखा था। मतलब ब्लश करते वक्त नॉर्मली इंसान का फेस रेड होता है, उसके चिक्स, नोज रेड हो जाते हैं, वो थोड़ा सा हॉट फील करता है, बर्न करने लगता है, उसकी नज़रें अपने आप शाइनेस की वजह से झुक जाती हैं। पर विंग के साथ ऐसा कोई चेंज नहीं होता, और यही सबसे इरिटेटिंग है। वांग जी को विंग की बातें समझ ही नहीं आती। अगर वांग जी किसी लड़की की तरफ, इवन लड़के की तरफ भी एक नज़र डाल देना, तो वो इंसान उन रूड आईज में भी अपने लिए एक अलग फीलिंग ढूंढने की कोशिश करेगा और अपने आप ब्लश करने लगेगा। पर विंग, जिस पर वांग जी की फ्लर्टिंग, वांग जी के इतनी डीप मीनिंग बातों का, वॉइस का कोई असर नहीं होता। कभी कभी वांग जी सच में समझ नहीं पाता क्या विंग के अंदर कोई इमोशन है भी या नहीं। अगर नहीं है तो विंग उससे फ्रस्ट्रेट, इरिटेट, गुस्सा ये सब कैसे हो जाता है, और अगर है तो विंग वांग जी के लिए कुछ अभी तक फील क्यों नहीं कर पाया। वांग जी
पिछले 1 सालों से लगातार कोशिश कर रहा है, पर विंग का 0 रिएक्शन है। सच में वांग जी विंग के सामने हमेशा फेल हो जाता है और इसी बात से वांग जी चिढ़ता है। पर क्या ही कर सकते हैं। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, वो भी इस बार अपनी स्ट्रेट वॉइस में, डिनर करना है या नहीं। विंग क्लियरली बोल देता है नहीं। वांग जी आई रोल करता है और बिना विंग के उस ऑफिस से जाने के लिए मुड़ जाता है। वो विंग को एक वर्ड तक नहीं कहता। उसके बाद विंग जानता था कि वांग जी की ये आदतें हैं, कभी कभी तो विंग लाख गुस्सा कर ले पर वांग जी उसके साथ सिर्फ फ्लर्ट ही करेगा और कभी कभी सच में विंग से वांग जी गुस्सा हो जाता है। विंग खुद भी जानता है कि वांग जी उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहा है, पर जिस इंसान के लिए दिल में फीलिंग ही नहीं, उसके क्या ज़बरदस्ती तो गले गिर नहीं सकते ना हम। इसलिए विंग शांत है। उसे हमेशा की तरह आज भी वांग जी के इन रिएक्शंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो भी वांग जी के पीछे चला जाता है। नीचे ऑलरेडी वांग जी का ड्राइवर वांग जी के लिए वेट कर रहा था। वांग जी अपनी कार में बैठ जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, चलो आई विल ड्रॉप यू। विंग स्ट्रेट वॉइस में कहता है, बॉस मैं आज अपनी कार लाया हूँ, मैं जा सकता हूँ। वांग जी बिना विंग को आंसर किए सीधा ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहता है, चलो मेंशन चलते हैं। वो ड्राइवर नोट करता है और कार को स्टार्ट कर देता है। विंग जानता है कि जब भी वांग जी गुस्सा होता है अक्सर वो विंग को इग्नोर ही करता है या करने की नाकाम कोशिश करता है। वो जस्ट एक डीप ब्रीथ छोड़ता है और अपनी कार की तरफ निकल जाता है। वो दोनों भी अपने अपने घर पे पहुंच चुके थे। वांग जी जो एक लग्जरियस और आलीशान मैंशन में, वही विंग एक छोटे से, देखा जाए तो वो छोटा नहीं है पर वांग जी के मैंशन जितना बड़ा भी नहीं, एक मिडिल क्लास से ऊपर का लेकिन हाई क्लास के नीचे वाला, मतलब एक अच्छा खासा अपार्टमेंट जो बहुत खूबसूरती से विंग ने डेकोर किया है। ये अपार्टमेंट भी विंग को वांग जी के पास जॉब करने के बाद ही मिला था। ये कंपनी के तरफ से ही अलाउ हुआ था विंग को। और सच में ये मेंशन बहुत ज़्यादा ये अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। विंग जो सीधा किचन एरिया में जाता है और नूडल्स ढूंढता है। नूडल्स मेक करने के बाद विंग उन नूडल्स के बाउल को उठाता है और डाइनिंग टेबल को इग्नोर करते हुए सीधा अपने बेडरूम में चला जाता है। अपनी बालकनी में जो छोटा सा टेबल और एक चेयर रखी हुई थी उसी पर विंग बैठ जाता है और मून को देखते देखते उन नूडल्स को एंजॉय करने लगता है। साथ ही वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। इस वक्त उसके दिल में वांग जी का ख्याल नहीं था, पर वही दूसरी तरफ मैंशन में वांग जी के एंटर करते ही वांग जी की मदर उसके लिए डिनर लगाने के लिए बोल देती है। कुछ सर्वेंट्स वांग जी के लिए डिनर को डाइनिंग टेबल पर लगाने लगता है। वही वांग जी जो ऑलरेडी विंग के बिहेव से बहुत ज़्यादा परेशान था, वो सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है और खुद को फ्रेश करता है। बाद में वो नीचे आता है, तब देखता है कि उसकी मदर लैनी ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रही है। ऑलरेडी पूरी लैन फैमिली डिनर कर चुकी है, बस वांग जी ही एक लेट आया है, जिस वजह से लैनी उसका इंतज़ार कर रही थी। वांग जी जो अपनी मदर के पास जाता है और उन्हें बोलने ही वाला था कि उसे डिनर नहीं करना, तभी लैनी वांग जी के फेस को देखकर ही बोलती है, क्या आज भी अपने पीए के साथ लड़ाई हुई? वांग जी जैसे ही ये सुनता है, एक छोटे बच्चे की तरह वो लैनी के पास बैठ जाता है और लैनी के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में टाइटली पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मॉम आखिर बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है मुझ में? क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ? क्या मेरी बॉडी अच्छी नहीं है? क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? आखिर कमी क्या है मुझ में जो विंग मेरी बात ही नहीं मानता? क्या करूँ मैं? थक चुका हूँ। अब तो ऐसे लगने लगा है जैसे वो कोई रोबोट है और मैं पागलों की तरह उसके पीछे पड़ा हूँ। एक सिंगल इमोशन भी उसके चेहरे पर नहीं होता मुझे देखकर। क्यों मॉम, क्या कमी है आखिर आपके बेटे में? इतना बोलकर वांग जी सीधा उदास होकर लैनी के शोल्डर पर अपना हेड रख देता है। लैनी जो ऑलरेडी विंग और वांग जी के बारे में जानती है और वो विंग की फीलिंग्स को बारे में भी जानती है और वांग जी के भी।
इनफैक्ट वो विंग को अच्छी तरीके से जानती है, जिस वजह से वो अपने बेटे के हेड को एक हाथ से रब करते हुए कहती है, वांग जी, शायद वो तुमसे प्यार नहीं करता और तुम उसके पीछे पड़े हो। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? वांग जी जो लैनी के शोल्डर पर अपने हेड को सेट करते हुए कहता है, वही तो मॉम, ऐसा कब तक चलेगा? कब वो मेरी फीलिंग्स को समझेगा? कब मैं उसे समझा पाऊँगा कि मैं जो फील करता हूँ वो जेन्युइन फीलिंग्स है? पर उसे तो ये सब फोर्स लगता है। सच में मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ मॉम। क्या नहीं कर चुका हूँ मैं उसके लिए। उसके साथ फ्लर्ट करता हूँ, अपना नेचर छोड़ के एक अलग इंसान बनता हूँ उसके सामने। आपको पता है, 1 सालों में कभी कभी खुद के तरफ देखकर भी अजीब लगता है कि क्या ये मैं हूँ? जो पहले हमेशा शांत रहता था, वो उसके आने के बाद टोटली चेंज हो चुका हूँ। क्या वो मेरे एफर्ट्स को 1% भी नहीं देख सकता? उसे क्यों नज़र नहीं आता मॉम कि मैं सिर्फ ऐसा उसके लिए हूँ? कब वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? कब हम दोनों की शादी होगी? और कब हम दोनों एक होंगे? ऐसा होगा भी या नहीं? सच में कुछ करो मॉम, कुछ बताओ। आपकी और डैड की तो लव मैरिज है ना, प्लीज़ बताओ कि मैं क्या करूँ अपने प्यार को हासिल करने के लिए। लैनी जो ऑलरेडी वांग जी को बहुत सारे आइडियाज़ दे चुकी हैं और वांग जी ने उन सब पर प्रोसीड भी किया है, पर बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका है। तो अब लैनी भी सोच में है कि आखिर विंग वांग जी के चाम में फंसता क्यों नहीं है? आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है उनके बेटे में? क्योंकि देखा जाए तो सच में वांग जी एक आइडल पर्सन है। वो सिर्फ विंग के लिए ही क्यों कुछ मैटर नहीं करता। पर खैर, किसी के फीलिंग्स पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते और प्यार मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़बरदस्ती से नहीं होता। हम किसी की ऊपर अपनी फीलिंग्स को थोप नहीं सकते। वांग जी चाहे तो विंग को एक पल में अपना बना सकता है, उसे अपने पास कैद कर सकता है, पर यही बात तो वांग जी नहीं चाहता। वो चाहता है कि विंग खुद को सरेंडर करे वांग जी के सामने और हमेशा के लिए उसका हो जाए, उसके प्यार को एक्सेप्ट करे और खुद उसकी बाहों में हमेशा के लिए कैद होना चाहे। पर क्या ऐसा कभी होगा? So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.